और यहाँ हम बात करेंगे शाहजहाँ के बारे में। इससे पहले वाला वीडियो जहांगीर का था और मेडिवल हिस्ट्री की घटना चक्र की सीरीज चल रही है और ये जो है 11वां पार्ट है शाहजहाँ पे हम। और जो भी वीडियो आपने नहीं देखे घटना चक्र के जा कर के देख सकते हैं, क्योंकि जो भी आपके एग्ज़ाम लगे यूपीपीएससी आर ओ हो, एससी आर ओ हो, एपीएस का एग्ज़ाम हो, जूनियर असिस्टेंट वीडियो, जितने भी एग्ज़ाम हैं सबके लिए घटना चक्र बहुत ही बढ़िया इम्पोर्टेंट चीज़ है। और रिवीजन बहुत बढ़िया होता है, मतलब सारी चीज़ें कवर होती हैं इसमें। एडिशनल चीज़ें भी बताई जाती हैं, जो इसमें लिखा है वो भी बताया जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और पॉलिटी, इकोनॉमी, सब चीज़ के यहाँ घटना चक्र देखने को मिलेंगे। इंडिविजुअल क्लासेज भी मेडिवल हिस्ट्री की चल रही हैं और घटना चक्र पहले कवर कराया जा रहा है क्योंकि एग्ज़ाम आपके सर पे हैं, इसीलिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के। देखिए 1592 ईस्वी में लाहौर में शाहजादा खुर्रम जो होते हैं उनका जन्म होता है। किसका? शहजादा खुर्रम का 1592 ईस्वी में। उनकी माता मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई थी। उनके पुत्र थे कौन? शहजादा खुर्रम, और शहजादा खुर्रम ही थे शाहजहाँ। इनके पिताजी कौन थे? जहांगीर, इतना मान के चलिए, ठीक। जहांगीर इनके पिताजी थे और जगत गोसाई के पुत्र थे। 1612 ईस्वी में आसफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम जो आसफ खान थे उनकी पुत्री थी अर्जुमंद बानो बेगम। उनके साथ इनका विवाह हो जाता है, जो कि बाद में इतिहास में उनका नाम होता है मुमताज़ महल। तो कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि मुमताज़ महल का पुराना नाम क्या था, मतलब जो है, तो अर्जुमंद बानो बेगम आप लगाएंगे। आसफ खान की पुत्री थी, बाद में यही मुमताज़ महल बनती हैं और इन्हीं के याद में, इन्हीं के प्यार में ताजमहल का निर्माण होता है, जो कि आप लोग जानते ही हैं। उसमें कुछ बताने की बात नहीं, क्योंकि हर वैलेंटाइन डे में आप ताजमहल ही गिफ्ट करते हैं, वो छोटा वाला। 1628 ईस्वी में शाहजहाँ अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठता है। इतना लंबा नाम। देखिए 1612 ईस्वी में उसकी शादी होती है, 1592 में जन्म हुआ, 1612 में शादी हुई। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1628 में वो गद्दी पर बैठता है, ये इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? ये शादी ब्याह जन्म नहीं इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है गद्दी कब बैठा। तो गद्दी पे जहांगीर के बाद वो 1628 में बैठता है। इसका शाहजहाँ अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी के नाम से। आगरा में उसका राज्याभिषेक हुआ और इसी ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। मतलब जो मुगल की राजधानी थी वो आगरा थी, तो आगरा से दिल्ली राजधानी किसने स्थानांतरित की थी? तो आपके शाहजहाँ ने की थी। ये चीज़ आप याद रखना, ये क्वेश्चन मल्टीपल एग्जामों में पूछा जा चुका है कि आगरा से दिल्ली राजधानी किस मुगल शासक ने स्थानांतरित की थी। तो आपके किसने की थी? आपके शाहजहाँ जी ने की थी, ठीक। अहमदनगर को 1633 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। अहमदनगर जो था उसे 1633 ईस्वी में इसे मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। यहाँ के अंतिम शासक जो थे, कहाँ के? अहमदनगर के, वो हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में कैद कर लिया गया। अहमदनगर के जो अंतिम शासक थे हुसैन शाह, उन्हें ग्वालियर के किले में कैद कर लिया गया। निजाम शाही सरदार शाहजी भोसले ने एक बच्चे मुर्तजा तृतीय के नाम से मुगलों से संघर्ष जारी रखा। जो निजाम शाही सरदार थे शाहजी भोसले ने एक बच्चा था मुर्तजा तृतीय के नाम से, तो मुगलों से उसने संघर्ष जारी रखा। अंत में 1636 ईस्वी में मुगलों द्वारा शाहजी को चुनार के किले में घेर लिया गया, ठीक। शाहजी ने बहुत से किले तथा मुर्तजा तृतीय को मुगलों को सौंप दिया। जो शाहजी ने बहुत से किले तथा मुर्तजा तृतीय जो थे उनको मुगलों को सौंप दिया, क्योंकि मुर्तजा तृतीय जो थे वो हुसैन शाह के जो थे क्या वंशज थे, तो गद्दी पर अधिकार ये दावा कर सकते थे। इसलिए क्या किया शाहजी जो थे, उन्होंने बहुत से किले दे दिए और मुर्तजा तृतीय को सौंप दिया। किसे? आपके शाहजहाँ को। मुर्तजा तृतीय को भी ग्वालियर के किले में कैद कर लिया गया तथा शाहजी ने बीजापुर राज्य की सेवा स्वीकार कर ली। और शाहजहाँ के समय गोलकुंडा और बीजापुर ने मुगलों से संधि कर ली थी। तो बीजापुर और गोलकुंडा ने मुगलों से संधि कब की? तो ये भी शाहजहाँ के समय हुआ है। तो ये क्वेश्चन बनता है। जो भी क्वेश्चन बनेंगे मैं बताता चलूँगा, ऐसा नहीं कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत है। जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए।
शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब पहले 1636 से 44 ईस्वी तक दक्कन का सूबेदार रहा। ठीक, जब शाहजहां का टाइम पीरियड चल रहा था तो औरंगजेब 1636-1644 तक, मतलब लगभग 8 साल ये दक्कन का सूबेदार, दक्षिण का मतलब महाराष्ट्र साइड या फिर तमिलनाडु साइड, इसका जो है सूबेदार था। तो सिस्टम समझिए, 1628 में तो गद्दी पे बैठा है तथा 1652 में उसे पुनः इस पद पर नियुक्त कर दिया गया। ठीक, जिस पर वह उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय और बाद में मुगल बादशाह बनता है। ठीक, तो दक्कन में ही रहता है। ठीक, 1652 में भी। और कंधार राज्य ईरान के शाह और मतलब शाहजहां को बंदी बना लेता है औरंगजेब। सारी कहानी बताएंगे। ठीक, लेकिन वो होगी डिटेल वाली वीडियो में, जो मिडिवल हिस्ट्री क्लासेस चल रही हैं। अभी हम घटना चक्र कर रहे हैं तो घटना चक्र के हिसाब से चलेंगे, रिवीजन फास्ट करना है बस। ज़्यादा सिस्टम समझाएंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, सब चीज़ कवर नहीं हो पाएंगी। तो घटना चक्र है रिवीजन के लिए, पूरी डिटेल जानना है ना। औरंगजेब ने कैसे दारा सिकोह को मारा, कैसे जो है अपने पिता को कैद किया, तो ये सारी कहानी आपको मिडिवल हिस्ट्री वाले डिटेल वीडियो में मिलेगी। तो कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ था। जो ईरान के शाह थे और मुगल थे, उनके बीच में जो संघर्ष की जड़ था वो कंधार था। क्योंकि कंधार आपका अफगानिस्तान में पड़ता, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। प्रतिष्ठा का विषय था क्या कंधार, कि ये तो हमारा ही है। शाहजहां के शासनकाल में 1649 ईस्वी में कंधार पर पुनः ईरानी अधिकार हो जाता है और मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचता है। मतलब जो 1649 में होता है उसमें कंधार पर पुनः ईरानी अधिकार हो जाने से मुगल साम्राज्य क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि कंधार के बिना उत्तर पश्चिमी सीमा पर मुगलों की स्थिति अपेक्षाकृत दुर्बल थी। उत्तर पश्चिम समझते हो भैया, उत्तर पश्चिम समझ लो। ये है पूरब, ठीक, ये है पश्चिम, ये उत्तर, एक दक्षिण। तो उत्तर पश्चिम मतलब कंधार, इधर अफगानिस्तान। तो उत्तर पश्चिम सीमा पर मुगलों की स्थिति अपेक्षाकृत दुर्बल हो जाती है। शाहजहां के समय में कंधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से निकल गया। कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ था, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना क्या था, मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन चुका था। शाहजहां का जब टाइम पीरियड आता 1649 ईस्वी में, तो कंधार पर पुनः ईरानी अधिकार हो जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र से दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचता है। क्योंकि कंधार चला गया, कंधार किसके अंडर आ गया, ईरान के अंडर आ गया। और कंधार क्या था, आपका उत्तर पश्चिम में पड़ता था, यहाँ पे अफगानिस्तान में। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था, क्योंकि आने जाने का रास्ता जो था ना वो अरब से यहीं से निकलता था। एक हिसाब से पूरा ईरान, अफगानिस्तान, सऊदी सब सिस्टम यहीं से चलता था। तो बहुत बड़ा धक्का लगा किसको, मुगल को। तो एक हिसाब से कंधार जो है वो शाहजहां के टाइम पीरियड में मुगलों के हाथ से निकल जाता है और इनकी स्थिति हो जाती है दुर्बल। कहाँ पे, उत्तर पश्चिमी सीमा पर। शाहजहां के समय में कंधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से निकल गया, मतलब छूट गया। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था, काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना, ताकि वे ईरान और मुगल साम्राज्य के बीच बफर राज्य बना सकें। लेकिन जो शाहजहां थे उन्होंने बल्ख अभियान किया था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बल्ख अभियान किसने किया था, तो शाहजहां ने किया था, जिसका काम था कि काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना, ताकि वे ईरान और मुगल साम्राज्य के बीच, देखिए ईरान है और मुगल साम्राज्य के बीच एक बफर राज्य का जो है बना सके, दोनों को जोड़ सकें। समझिए बात को। और शाहजहां का काल जो होता है मुगल काल का स्वर्ण काल माना जाता है, क्योंकि ये स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था। इसलिए क्योंकि बहुत सारी जो है निर्माण गतिविधियां हुई हैं इसके समय में, चाहे वो दिल्ली का लाल किला हो, और अब आगरा का लाल किला किसने बनवाया ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो या फिर आपका ताजमहल जो कि 7 अजूबों में है, ठीक, तो शाहजहां ने बनवाया था। इसके समय में कला, साहित्य, शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ। साहित्य के क्षेत्र में शाहजहां के शासनकाल में विशेष उन्नति हुई, मतलब साहित्य के क्षेत्र में भी शाहजहां के शासनकाल में बहुत उन्नति हुई है। इस काल में फारसी भाषा में 2 शैलियाँ प्रचलित हुई। तो फारसी भाषा में 2 शैलियाँ किसके समय में प्रचलित हुई, तो ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। तो प्रथम भारतीय फारसी, दूसरा ईरानी फारसी। तो फारसी को 2 भागों में किस काल में विभाजित किया गया, किसके शासनकाल में, तो आपके शाहजहां के शासनकाल में। फारसी शैली के विद्वानों में अब्दुल हमीद लाहौरी थे, मोहम्मद वारिस व चंद्रभान ब्राह्मण थे।
ठीक, जो आपकी भारतीय फारसी शैली थी उसमें कौन कौन मेन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद वारिस, चंद्रभान ब्राह्मण। ईरानी फारसी शैली के विद्वानों अमीनाई कजवीनी तथा जलालुद्दीन तबातबाई थे, ये भी आपकी फारसी शैली में थे, ईरानी फारसी शैली। ईरानी पद्म शैली का इस समय अधिक बोलबाला था। तो ईरानी पद्म शैली जो थी, देखिए ईरानी पद्य शैली का इस समय अधिक बोलबाला था। और शाहजहां ने ईरानी फारसी पद्य शैली के कवि कलीम को राज कवि भी नियुक्त किया था। ठीक, और पद्य और गद्य में आप लोग समझिए, पद्य क्या होता है और गद्य क्या होता है। ठीक, तो गद्य होता है जो आपका लिखित होता है कहानी टाइप में, पद्य होता है जो कविता टाइप में होता है। तो जो ईरानी फारसी पद्म शैली थी वो भी इन्हीं के समय आती है। और कवि कलीम जो है इस समय राज कवि नियुक्त होते हैं किसके यहाँ? शाहजहां के वहाँ। कलीम के अतिरिक्त फारसी कवियों में सईदाई गिलानी, कुदसी, मीर मोहम्मद कासी, सायब, सलीम, मसीह, रफ़ी, फ़ारूक, मुनीर, जोसोदा, चंद्रमान ब्राह्मण, हाजिक दिलेरी, ये सब थे। तो ये सब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, जो इम्पोर्टेंट होगा बताते चलेंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ठीक, जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी बताते चलेंगे, क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे पूरे के पूरे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए आप लोग। कविंद्राचार्य शाहजहां के आश्रित कवि थे, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। कविंद्राचार्य किसके आश्रित कवि थे? तो शाहजहां के थे, क्वेश्चन आया हुआ है, इसे आप जरूर नोट कर लीजिए। इनकी भाषा में ब्रज एवं अवधि का अनुपम समन्वय है। कविंद्र कल्पलता उन्होंने शाहजहां की प्रशस्ति में प्रणीत की थी। जो कविंद्र कल्पलता थी उन्होंने शाहजहां के प्रशस्ति में प्रणीत की थी। और उसमें व्याख्यान भी है आपके शाहजहां का। सरस्वती उपाधि धारक यह विद्वान संस्कृत का मर्मज्ञ था। इसने बादशाह से निवेदन कर तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवा दिया था, मतलब तीर्थ यात्रा कर शाहजहां से भी समाप्त करवा दिया। इससे पहले अकबर ने भी तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, क्योंकि जो 4 धाम यात्रा होती थी हिंदुओं की, उस पर जितने भी आपके मुग़ल शासक सल्तनत काल में लोग आए हैं, जितने भी जो है मुस्लिम शासक हुए हैं, तुर्क शासक हुए हैं, अरबी शासक, उन्होंने तीर्थ यात्रा कर लगा रखा था कि आपको 4 धाम की यात्रा करनी भैया, कर देना पड़ेगा। ठीक, लेकिन अकबर ने हटा दिया। और कविंद्राचार्य के कहने पर ही आपके शाहजहां ने भी तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। तो ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने भारत, ईरान एवं मध्य एशिया से डिजाइनर, इंजीनियर और वास्तुकारों को एकत्रित किया था। तो कहाँ से? भारत, ईरान और मध्य एशिया से डिजाइनर बुलाए, इंजीनियर और वास्तुकार। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी और मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय दिखता है। तो कल को क्वेश्चन आ जाए भैया जो ताजमहल है उसमें किस वास्तुकला की झलक है? तो भारतीय, ईरानी एवं मध्य एशियाई, 3 लगाना है टिक। भारतीय भी है, ईरानी भी है, मध्य एशियाई भी है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया। जो दिल्ली की जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने कराया। शाहजहां द्वारा निर्मित इमारत दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मोती मस्जिद, खास महल, मुसम्मन बुर्ज, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद, ताजमहल, लाल किला, लाल किला दिल्ली वाला। ठीक, अकबर के फतेहपुर सिकरी की भांति ही शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम से शाहजहानाबाद जो है नगर की स्थापना की। तो शाहजहानाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? शाहजहां ने की थी। इसमें शाहजहां पूरा पूरा आ रहा है, इसे आप टिक करिएगा। अकबर के फतेहपुर सिकरी, अकबर ने फतेहपुर सिकरी बसाया था, तो इसने शाहजहानाबाद दिल्ली में बसाया। और अनेक सुंदर और वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। ठीक, ये लाल किला कहाँ पे है? शाहजहानाबाद के भवन में ही आता है। कौन सा? दिल्ली का लाल किला, समझिए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस किले के पश्चिम द्वार का नाम लाहौरी दरवाज़ा है, दक्षिणी द्वार का नाम है दिल्ली दरवाज़ा। ठीक, तो इस किले को जो शाहजहानाबाद का किला है उसका जो आपका लाल किला कह सकते हो, तो जो पश्चिमी द्वार है उसका नाम है लाहौरी दरवाज़ा और दक्षिणी द्वार जो है उसका नाम है दिल्ली दरवाज़ा। ये सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है। सिंपल सी बात भी है, इतना अनोखा तो है ये। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर्रे अकबर के शीर्षक के तहत किया था। जो उपनिषद का जो अनुवाद था उस किसने करवाया था? शहजादे दारा शिकोह ने। दारा शिकोह इनका बेटा था और औरंगजेब भी बेटा था। दारा शिकोह को मार करके ही गद्दी पर कौन बैठता है? औरंगजेब। इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया किसने? दारा शिकोह ने। दारा को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेन पुल ने लघु अकबर कहा है। ठीक, लघु अकबर किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछ ले, कहाँ लगाओगे? टिक लगा के आओगे क्या? आता ही नहीं, घटना चक्र आपने पढ़ा ही नहीं, रिवीजन किया ही नहीं, तो कैसे लगा के आएंगे?
तो भैया घटना चक्र इसीलिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पूरा सब कुछ मिल जाता है, कुछ छूटता नहीं है। तो लेन पुल अब लगा के आएंगे आप, वही 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कहाँ से होगा, सिलेक्शन नहीं होना है। डिटेल में पढ़िए बस। लेन पुल ने क्या कहा, लघु अकबर कहा था किसे, दारा सिकों को, क्योंकि इसकी सहिष्णुता और उदारता थी। इसने आपके जो है उपनिषद थे उनका सिर्रे अकबर नाम से आपका फारसी अनुवाद करवाया था। यही नहीं, शहजादा ने भी दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की। जो शाहजहाँ थे उन्होंने दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की। मज्म उल बहरीन दारा की मूल रचना थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है। जो भी यूपी पीसीएस आर ओ ये सब लगे इसमें तो आने छोटे एग्जाम में भी आने। कल को पूछ ही ले कि भैया लघु अकबर किसे कहा जाता है, आप बता ही नहीं पाएंगे। दारा सिकों, सिंपल सा आंसर है। किसने कहा था, लेन पुल ने कहा था। शाहजहाँ के चारों पुत्रों में ज्येष्ठ था दारा सिकों। दारा सिकों सबसे ज्येष्ठ था, सबसे कुशल था, सबसे सुशिक्षित था और अध्येता था, लेखक भी था। उसने अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया एवं उपनिषदों, योग वशिष्ठ, भगवद गीता आदि हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी करवाया था। किसने, आपके दारा सिकों ने। मुगल बादशाह शाहजहाँ ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया। तो सिजदा और पाबोस अभी तक चला, जब बलबन ने चालू किया था। सिजदा पाबोस, सिजदा मतलब आप लेट जाइए, बादशाह के चरणों में आपको एकदम लेट जाना है पूरा, ठीक। और पाबोस मतलब उनके पैरों को चूमना है, समझिए बात को। तो वो इसने ख़त्म कर दिया था। किसने ख़त्म किया था, आपके शाहजहाँ ने। 1636-37 में यह क्वेश्चन आया हुआ कि सिजदा पाबोस किसने ख़त्म किया, भैया शाहजहाँ ने ख़त्म किया। 1636-37 में सिजदा प्रथा का अंत कर दिया गया। जमीन बोस की प्रथा भी खत्म कर दी गई। पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की मनाही कर दी गई, ठीक। जो पगड़ी होती है तो उसमें बादशाह की तस्वीर लगाई जाती है, वो भी बंद कर दिया गया। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहाँ का शासनकाल भारत में मध्यकालीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। तथापि यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। वास्तुकला मतलब मोन्यूमेंट जो भी बनवाए जाते हैं, ताजमहल, लाल किला, बहुत सारी चीज़ें इसने बनवाई, सारी बता दी गई हैं, वो आप रिवीजन करिए। एल्फिंस्टन ने शाहजहाँ के काल के बारे में लिखा है, शाहजहाँ का काल जो है भारतीय इतिहास में सर्वाधिक समृद्ध काल था। तो चित्रकारी के मामले में आपका जहांगीर था। चित्रकारी का स्वर्ण युग अगर आ जाए तो भैया जहांगीर था, ठीक। उस्ताद मंसूर वगैरह, ठीक। लेकिन अगर आपका स्थापत्य कला आता है तो आपका कौन सा, शाहजहाँ। या मुगल काल का स्वर्ण युग किसे माना जाता है, तो भी आप शाहजहाँ ही लगाएंगे, ठीक। ऊपर दिए चित्र मानचित्र में हाइट क्षेत्र दर्शाता है, क्या दर्शाता है, ठीक। ये पूरा जितना भी है ये आपका शाहजहाँ का क्षेत्र था, शाहजहाँ का अधिकार था, सोचिए इतना। ये काबुल, कंधार छूट गया था लास्ट में, और पूरा क्षेत्र इसका विजित क्षेत्र था, सोचिए बहुत बड़ा एरिया था, समझिए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की लड़ाई क्या थी, तो कंधार थी, बस कंधार, ठीक। कंधार, और कंधार ही लास्ट में छूट जाता किससे, शाहजहाँ से। कंधार राज्य ईरान और शाह के बीच झगड़े की, ईरान और मुगलों के बीच झगड़े की लड़ाई था, और लास्ट में कंधार ईरानियों के पास चला ही जाता है। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य, क्योंकि उत्तर पश्चिम में पड़ता था, पूरा आपका सऊदी अरब, ईरान सबसे जोड़ता था, तो कंधार निकल गया तो मुगल जो है कमज़ोर हो गए। सिस्टम समझिए। तो सामरिक महत्व के केंद्र से दृष्टिकोण से जो है बहुत ही ज़्यादा कंधार निकल गया, तो धक्का लगा किसे, मुगलों को लगा। प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से ऐसा कुछ नहीं, प्राकृतिक संसाधन आपके भारत में बहुत सारे हैं। मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से मध्यवर्ती से कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो उत्तर पश्चिम में है। संचार व्यवस्था ऐसा कुछ नहीं, संचार व्यवस्था आपके अंदर अंदर चलता रहता है। लेकिन सामरिक महत्व जो था, उसका सामरिक महत्व समझते हैं कि स्ट्रेटजिक जो वो था कि हाँ भैया उधर से हमला होता था, उधर से क्या होता था, लुटेरे आते थे, और जो भी व्यापार होता था वो भी बहुत मायने रखता था उस क्षेत्र से। तो इसलिए IAS का क्वेश्चन है, समझिए बात को। 1649 में चला जाता है कंधार, शाहजहाँ के हाथ से 1649 से निकल जाता है, ईरानियों के अधिकार में चला जाता है। बनारस एवं इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था, ठीक। तो कविंद्राचार्य, सिंपल सी बात है कि जो तीर्थ यात्रा कर, देखिए अकबर ने जो है ख़त्म किया था तीर्थ यात्रा कर, फिर जो है आपके जो भी शासक हुए उन्होंने चालू कर दिया जहांगीर ने। लेकिन फिर आपके जो है
शाहजहाँ आते हैं तो कविंद्राचार्य जो होते हैं ना, बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा की कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया? तो कविंद्राचार्य ने किया था। शाहजहाँ के बल्ख अभियान का उद्देश्य, देखिए शाहजहाँ के बल्ख अभियान का उद्देश्य जो था ना वो क्या था? बल्ख अभियान का उद्देश्य उसका सिंपल सा था कि जो भी आपका क्षेत्र है, काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना था। एक काबुल था और इधर आपका मुगल थे, तो उनके बीच में एक मित्र शासक को लाना था। तो वो आपके बल्ख, आपका जो बल्ख अभियान था इसीलिए था। ठीक, बल्ख और बदख्शा 2 क्षेत्र थे, तो इसीलिए इसने अभियान किया था। बस इतनी बात समझिए। इनमें से कौन शाहजहाँ के शासनकाल का राजकवि था? तो भैया कलीम जो थे वो राजकवि थे इनके, याद रखिए। यूपी पीसीएस मेंस में आया क्वेश्चन। शाहजहाँ ने ईरानी फारसी पद्मशैली के कवि, पद्यशैली के कवि कौन थे? पद्यशैली के कवि कलीम अबू जलील को राजकवि नियुक्त किया था। कलीम के अतिरिक्त फारसी कवियों में सईदाई, गिलानी, कुत्सी, मीर मोहम्मद कासी, साहिब सलीम, मसीह, रफ़ी, बहरूक मुनीर, सौदा, चंद्रबान ब्राह्मण, ये नाम याद रखिएगा। हाजिक दिलेरी को आ सकता है। फिलहाल जो है कलीम नाम याद रखना। अर्जुमंद बानो बेगम, ये तो मैंने बताया था अभी, इनका पुराना नाम था। आसफ खान की पुत्री थी, ठीक, और इनसे इनकी शादी हो गई थी। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है ताजमहल में। हिंदू और ईरानी वास्तुकला का समन्वय ताजमहल में देखने को मिलता है। हिंदू भी, ईरानी भी, और आपका मध्य एशियाई भी कह सकते हो। अभी कभी मध्य एशियाई भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, लगा के आना, ठीक। मध्य एशियाई वास्तुकला का। किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? तो भैया वो आपके शाहजहाँ थे। बस सिस्टम समझिए। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहाँ ने करवाया। लगा के आगे टिक बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आर्य इसमें आ चुका है। राजस्थान पीसीएस कह सकते हो। किसने आगरा से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? तो शाहजहाँ ने की थी। बस सिंपल सा मैटर है। 1628 ईस्वी में, ठीक, इन्होंने ये, हाँ, सन भी याद रख सकते हैं आप। 1628 ईस्वी में शाहजहाँ जब जो होते हैं गद्दी बैठते हैं तो आगरा में उसका राज्याभिषेक हुआ। इसी ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। देखिए इसमें आपको टिक लगाना है। तो जो भी चीज़ें हैं आप देखिए। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? अलाई दरवाज़ा आपके अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, तो आप लगा दीजिए क्या। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? अकबर ने। बुलंद दरवाज़ा किसकी तर्ज पर बनवाया था, मतलब किसको देख करके इन्होंने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, तो ये भी बताइए। और फतेहपुर सिकरी भी अकबर ने। मोती मस्जिद जो आगरा वाली है ये आपकी शाहजहाँ ने। मोती मस्जिद जो दिल्ली वाली है औरंगजेब ने। सब कुछ सही है, इसमें कुछ गलत है ही नहीं, तो बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया। आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया है। सब याद रखिए, ठीक, और ये पढ़ लीजिएगा पॉज करके। लाल किले के निर्माण के श्रेय का अधिकारी कौन है? भैया शाहजहाँ ने बनवाया था। सिंपल सी बात, ठीक। शाहजहानाबाद के अंदर है ये लाल किला। और उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासन काल में हुआ है? तो वो शाहजहाँ के शासन काल में हो। किसने किया? दारा शिकोह ने किया। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं जब क्वेश्चन घुमा करके पूछा जाता है। तो अब विभाग क्या करता है? घुमा कर कान पकड़ता है, तो समझिए बात को। तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके काल में हुआ? तो शाहजहाँ। किसने किया? आपके दारा शिकोह ने किया। किस नाम से किया? सिर्रे अकबर नाम से। लघु अकबर की इसे उपाधि दी जाती है। शाह बुलंद इकबाल की उपाधि भी दी गई इसे। लेनपुल ने लघु अकबर का है, सिर्रे अकबर नाम से इसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया है। इनमें से किसे शाहजहाँ ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो शाह बुलंद इकबाल की पदवी शाहजहाँ ने दारा शिकोह को दी थी। ये भी क्वेश्चन आरओ में पूछा गया क्वेश्चन प्री में, ठीक। इतना आसान आरओ होगा नहीं अब की बार, तो इसीलिए जो है घटना चक्र पढ़ते रहिए। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? तो सिर्रे अकबर। बस सिंपल थी, आगे बढ़ जाइए तुरंत। सिर्रे अकबर नाम से दारा शिकोह ने किया था। बस कुछ नहीं करना है। अधोलिखित में कौन एक दारा शिकोह की रचना है? सिर्रे अकबर, क्योंकि ये है आपका उपनिषदों का फारसी में अनुवाद। मज्म उल बहरीन दारा शिकोह की मूल रचना, ये भी याद रखिएगा, ऐसा नहीं इसे भूल जाइए। मज्म उल बहरीन,
ठीक, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं वैसे। दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया है? ठीक, तो दिल्ली में दफनाया गया है। दारा शिकोह को मलिक जीवन नामक बलूची सरदार ने औरंगजेब के सरदारों को सौंप दिया। ठीक, जो मलिक जीवन नामक बलूची सरदार ने औरंगजेब के सरदारों को सौंप दिया। जो मलिक बलूची था ना, उसने कहा औरंगजेब से ले जाओ, उनके सरदारों को दे दिया दारा शिकोह को। औरंगजेब द्वारा नियुक्त विशेष न्याय समिति ने दारा को विधर्मी घोषित किया और मृत्युदंड की सजा दे दी गई और 1659 में दारा का कत्ल कर दिया गया। उनके सिर को आगरा के ताजमहल के परिसर में तथा धड़ को हुमायूं के मकबरे में दफना दिया गया। सोचिए कितना ज़्यादा औरंगजेब निरंकुश था, मतलब उसका सगा भाई था ये आप समझ लीजिए आप, कि उसने सिर जो थे वो आगरा के ताजमहल के परिसर में गाड़ दिया और धड़ जो था वो हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है वहाँ गड़वा दिया। तो इसलिए दारा शिकोह का जो दफनाया गया वो आपका अगर क्वेश्चन आता है तो दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में ही दफनाया गया है, तो इतना याद रखना। किंतु इतिहास के अनेक पुस्तकों में इसका वर्णन नहीं मिलता है। दारा की कब्र हुमायूं के मकबरे वाले परिसर में आता है। इस प्रश्न का सही उत्तर दिल्ली मानना अधिक उपयुक्त है। बस दिल्ली मानना है। दारा शिकोह का कब्र कहाँ है? दिल्ली में। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक भैया दारा शिकोह था। बहुत ही ज़्यादा उदार व्यक्ति था। ठीक, तो वही होता है, सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। तो सीधा इंसान या अच्छा इंसान जो था उसे मार दिया गया। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो समझिए बात को, A.L. श्रीवास्तव ने कहा है, ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो किसने उपहार में दिया था? मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा किसे शाहजहां को उपहार में दिया था? मीर जुमला का वास्तविक नाम था मोहम्मद सईद। यह मूल रूप से अर्दिस्तान का रहने वाला था। वह व्यापार व्यवसाय करने के उद्देश्य से गोलकुंडा चला गया। आरंभ में यह हीरे का व्यापार करता था। बाद में वह गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह की सेवा में जाकर वजीर का पद प्राप्त किया। बादशाह शाहजहां ने मीर जुमला को 5000 का मनसब तथा उनके पुत्र मोहम्मद अमीन को 2000 का मनसब प्रदान किया। इससे खिन्न होकर गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मीर जुमला के परिवार तथा संपत्ति को जब्त कर लिया और इससे क्रोधित होकर शाहजहां ने औरंगजेब को गोलकुंडा से युद्ध करने के लिए भेजा। पर दोनों में संधि हो गई, किसमें? औरंगजेब में और उसमें। यहाँ मीर जुमला भी औरंगजेब से आ मिला। शाहजहां ने मीर जुमला को आगरा वापस बुलाया, उसे मोहम्मद खां की पदवी से सम्मानित किया। उस अवसर पर मीर जुमला अपने साथ बादशाह के लिए अमूल्य भेंट लेकर आया और इसी अवसर पर उसने शाहजहां को कोहिनूर दिया था। समझिए बात को। किस मुगल बादशाह ने सिजदा और पाबोस खत्म किया? वही क्वेश्चन है। तो बस शाहजहां ने। किसने शुरू किया था? बलबन ने। ठीक, चलिए ज़्यादा नहीं। निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? बस औरंगजेब। ज़्यादा नहीं, क्वेश्चन खत्म है। ठीक, औरंगजेब सबसे ज़्यादा समय तक शाहजहां के शासनकाल में जो है दक्कन का गवर्नर रहा। तो यहाँ जो है आपका औरंगजेब आ जाएगा अगला सिस्टम। तो बस यही है कि आप लोग जल्दी से जल्दी रिवीजन करते रहिए। आपके पास टाइम बहुत कम है। APS का तो फॉर्म चल ही रहा है। RO भी आ जाएगा आपका 7 से 15 अक्टूबर के बीच में। और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में औरंगजेब कवर करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अन्य विनय सबने निवेदन है, भैया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।